साल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसने कांग्रेस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, एमके मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नेशनल हेराल्ड केस के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का मुख्य पत्र था, जिसका प्रकाशन साल 1938 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर किया था। इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AGL) द्वारा किया गया था। बाद में यह अखबार घाटे में गया और साल 2008 में यह बंद हो गया। इसके बाद साल 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने AGL का अधिग्रहण कर लिया था। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की है। बाकी 24% हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। आरोप यह है कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने महज 50 लाख रुपए में AGL कंपनी का अधिग्रहण किया, जबकि AGL की संपत्ति करीब 2000 करोड़ रुपए है। नेशनल हेराल्ड केस में कब क्या हुआ? तो साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक केस दर्ज कराया। 26 जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों को समन जारी किया। 1 अगस्त 2014 को ईडी ने इस केस में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। 19 दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। सितंबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इनकम टैक्स के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। इसी साल केंद्र सरकार ने नेशनल हेराल्ड हाउस का अस्थायी पट्टे को समाप्त कर दिया और AGL को हेराल्ड परिषद से बेदखल कर दिया। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने AGL के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी। 2 जून 2022 को ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया। तो ये थी नेशनल हेराल्ड केस के बारे में विशेष जानकारी। इसका डिबेट आगे वीडियो में दिया गया है, उसको भी देखिए और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दुबे जी, 2 चीजों का जवाब दीजिए। जो गौरव भाटिया ने पहली चीज उठाई कि अगर वाकई ऐसा ही था तो भले इनकम टैक्स का मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से क्यों झटका मिला था उस समय। दूसरी चीज ये कि क्या ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक रंजिश की बात कह के उसकी आड़ में आप लोग छुपना चाह रहे हैं? श्वेता जी, पहले समूचे देश को यह जानना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड है क्या। बरतानिया हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई का उद्घोष करने वाला यह अखबार, जिसकी बुनियाद 1938 में रखी गई थी। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके प्रणेता थे, भारत छोड़ो आंदोलन ने न सिर्फ उसको प्रतिबंधित किया, लेकिन अंग्रेजों के अनुयायी जो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, वो प्रताड़ना उस समय कांग्रेस के नेताओं के साथ इन्होंने की। और क्या था 90 करोड़ रुपए जो कांग्रेस ने लोन दिया। आपने 2 तथ्य इसमें, आपकी जो प्रोमो बताया उसमें 2 तथ्य आया, जिसका खुलासा मैं करूंगा। जो 2 तथ्य आज तक ने 2015 में बताए थे, उसको आपने आज नहीं बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि वो 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया। सुब्रमण्यम स्वामी गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कांग्रेस की सदस्यता समाप्त है। तो पूरी बेंच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बैठी और उसने कहा कि नहीं, ये एक्ट 1952 का वैधानिक है, ये लोन दिया जा सकता है। उस मामले को समाप्त कर दिया। 2015 में खबर बताता है, जिसको मैं बता रहा हूं आपके सामने। ये गौरव सावंत थे और वो कहते थे कि ईडी ने कोई एविडेंस नहीं पाया। तो क्या परिणाम हुआ उसका? और ईडी ने विधि विभाग से सलाह ली और कोई एविडेंस नहीं पाया। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की मीटिंग बुलाती है मोदी सरकार और हाथों हाथ राजन एक को ईडी के पद से हटा देती है, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था विधि विभाग से, अपने खुद के लॉ डिपार्टमेंट से सलाह लेकर। अब यंग इंडिया की कहानी सुन लीजिए। क्या है यंग इंडिया? यंग इंडिया सेक्शन कंपनी एक्ट 1956 के तहत सेक्शन 25 की कंपनी है। उसका कोई भी डायरेक्टर ना तो सैलरी ले सकता है, ना डिविडेंड ले सकता है, ना कोई प्रकार का प्रॉफिट ले सकता है। AGL को लोन दिया
क्योंकि उस एजेएल की जो बैलेंस शीट थी वो पूरी घाटे की थी। कह रहे 2000 करोड़ रुपए, 1 इंच भी संपत्ति एजेएल की यंग इंडिया को ट्रांसफर नहीं हुई, ना हो सकती है कभी, और यंग इंडिया कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं। क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग में बताता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्वेता जी, आखिरी बात कहूंगा, आप जानती है भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो केन स्टार नाम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, इनकम टैक्स ने नोटिस दिया, इनको कहा कि ये कैपिटल गेन के दायरे में आती है। क्या षड्यंत्र किया इन्होंने जानती है? एक अखबार निकालते थे और कहा कि अखबार का जो नुकसान हुआ और ये जो प्रॉफिट हुआ ये कंपनसेट कर लीजिए। नहीं माना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं माना। सुनिए तो क्या किया इन लोगों ने 2003 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से एक कानून लेकर आए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो 1979 से उस कानून को लागू माना जाए और ये कह दिया कि राजनीतिक दल कैपिटल गेन ले सकते हैं, ये प्रावधान कर दिया। ये आरोप था। हमने वेंडेटा की पॉलिटिक्स नहीं की, हम सरकार में आए तो हमने प्रतिशोध की आग में नहीं जले। मैं चुनौती देता हूं, 1 इंच संपत्ति अगर एजेएल की ट्रांसफर हुई हो यंग इंडिया को तो वो बता दे। उल्टा एजेएल को प्रोटेक्शन नहीं है यंग इंडिया से, क्योंकि वो तो नॉन प्रॉफिट कंपनी है। जो ये बात कह रहे सर्वोच्च अदालत को बहुत झूठा कोट किया है। सर्वोच्च अदालत का निर्णय पढ़कर बता दें जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रथम दृष्टया ये इसमें आरोप सिद्ध होते हैं। अब हजारों करोड़ की पर प्रॉपर्टी बताई जाती है एजे की, नहीं है? मैं उत्तर दूंगा जरा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं ट्रांसफर हो सकती, क्योंकि वो सारी की सारी सरकारी लीज की प्रॉपर्टियां हैं, आप जानती हैं, और उस पर प्रॉफिट नहीं है। तो ये बैलेंस शीट है उसकी। अगर ऐसा होता तो एजेएल को बैंक लोन देती और 90 करोड़ रुपए हम उन आजादी के दीवानों के परिवार के चुकाते जो जिनके बच्चे तरस रहे थे बीआरएस के पैसे के लिए, उनके परिवारों को सैलरी नहीं मिल रही थी। श्वेता जी, ये तो बड़ा व्यापक बिल हमने दिखाया। नरेंद्र मोदी जी की जेलों में वो लोहा पैदा नहीं किया जो राहुल गांधी के फौलादी इरादों को चुनौती दे सके। अगर ये अपराध है आजादी के दीवानों की मदद करना, तो ये अपराध कांग्रेस पार्टी रोज करती रहेगी। आपने साहसों को रोक कर दिखाइएगा। तो इतनी बड़ी भ्रष्टता करते हैं, उस समय भी अंग्रेजों के अनुयायी थे, आज भी अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे वो जांच संस्था हो, चाहे वो अदालत में हो, हमारे आरोपों को निराधार मानेगी। अभय जी, इस पर गौरव भाटिया जी कुछ और सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं, कुछ और तथ्य रखना चाहते हैं। गौरव भाटिया। श्वेता जी, देखिए, आपने कहा ये इनकम टैक्स का मामला है। ये इनकम टैक्स का नहीं, जो सर्वोच्च न्यायालय का मैंने आपको ऑर्डर बताया ना, ये आपराधिक मामला, फौजदारी का, चीटिंग, सेक्शन 420। पहले ये लोग दिल्ली हाईकोर्ट गए और दिल्ली हाईकोर्ट में ये खानदानी चोर चाहते थे कि ये खत्म हो जाए प्रोसीजर। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा मैं पढ़ दूंगा। अंग्रेजी में कहा और उसके बाद हिंदी में जो ट्रांसलेशन है, प्लीज बीच में मत बोले, शांत करा लीजिए। अरे नीरव भाई, मेहुल भाई, विजय भाई, ऋषि अग्रवाल, सबपर बारी बारी हाथ रखा। तुमने का एक प्रमाण नहीं दे सकते। 2015 में शिकायत में नहीं की। आपने सीबीआई ने विजय माल्या का लुकआउट नोटिस रिवोक किया कि नहीं किया? उस रिवोक करने के दौरान 36 सुटकेस लेकर हिंदुस्तान, ये गलत है, तरीका गलत है। श्वेता जी, मैं अपनी बात दुबे जी थोड़ा भटकाए ना हम चर्चा को। अभी देखिए, ईडी के समन की बात हो रही है, मामला अभी कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर है और उस पर जवाब। मगर ये जी नहीं श्वेता जी, अमर्यादित भाषा कम से कम इनको नहीं। देखिए, अमर्यादित तो चौकीदार को चोर कहने से लेकर यहाँ खानदानी चोर तक कहाँ तक राजनीति की मर्यादा कौन रोक पाता है। लेकिन गौरव भाटिया, अगर ये टिप्पणियां आएंगी तो वो बीच में आएंगे, इसलिए तथ्य आप सामने रख दीजिए पहले, और उसके बाद हम जरा एक बार विस्तार से लोग समझ तो लें। बड़ा कंफ्यूजिंग मामला हो जाता है जब भी आर्थिक का इस तरह का मामला होता है, तो लोगों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हुआ क्या है और क्या डिफेंस हो रहा है। यहां पर राजनीतिक रंजिश तो लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि घोटाला है कि नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप दोनों अपनी अपनी बातें जरा आराम से रख दें। गौरव भाटिया, पहले आप करिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास भी कुछ सवाल हैं जो वो सरकार से पूछना चाहेगी अभी। गौरव जी। बिल्कुल, पूछे। पहले कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी। और देखिए, मैं जो बताने जा रहा था, ये कोई आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मामला नहीं है श्वेता जी। ये 420 धारा लगी हुई है, ठीक है। न्यायालय गए, ये दिल्ली हाईकोर्ट में ये चाहते थे वो मामला क्वॉश हो, निरस्त हो, हुआ नहीं। और उच्च न्यायालय ने जो कहा, मैं एक दो टिप्पणियां पढ़ दूं। उच्च न्यायालय ने कहा
इंग्लिश में था जजमेंट, हिंदी का ट्रांसलेशन है, कोई छोटी मोटी भूल चूक हो तो आप बता दीजिएगा। प्रतिवादी शिकायतकर्ता के अनुसार याचिकाकर्ताओं के तौर तरीकों से स्पष्ट रूप से आपराधिक मंशा की बू आती है और उन्होंने कहा कि हम इसको निरस्त नहीं करेंगे, और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही बात कह दी। अब आप मुझे ये बताइए, कौन चोर होगा जो पकड़ा जाएगा? श्वेता जी तो खुद ही कहेगा कि मैं चोर हूं, और यहां पे तो खानदानी चोर बैठे हैं। मैंने बताया एक परिवार के 3 सदस्य बेल पे हैं। मेरे कुछ सवाल ये भी है, अबे दुबे या राहुल गांधी बता दें, इनका ये मामला सर्वोच्च न्यायालय बीच में नहीं बोले। श्वेता जी को भगा दिया, प्लीज क्या बात करते हैं आप? एक एक करके लूट कर हिंदुस्तान के संसाधन बांटे तुम्हारी सत्ता की सरपरस्ती में। तो खानदानी चोर कौन हुए? विरासत हिंदुस्तान की बेच रहे